देखो दिया आपका कि एट 300 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 100 ml 10 ml of the hydrocarbon required the 55 ml of O2 for the complete combustion and 40 ml of CO2 is formed, right? 300 केल्विन का मतलब होता है 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर किस फॉर्म में रहेगा? वेपर फेज में रहेगा? नहीं रहेगा, वो किस में रहेगा? लिक्विड फेज में। तो मैंने तो पहले ही आपको बताया था ईडियोमेट्री का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि वाटर को आप कंसीडर तभी करोगे जब क्वेश्चन में देगा वाटर एज ए पेपर, नहीं तो वाटर को आप कंसीडर करोगे ही नहीं, राइट? तो आपको यहाँ पे देखो कि हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन किसका बना रहता है? कार्बन हाइड्रोजन का। क्लोरीन उसमें तो आएगा नहीं, वो तो अल्काइल क्लोराइड हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन नहीं होगा वो। तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन का ही ऑप्शन दिया आपका, 1 3 क्या दिया 4। तो 1 3 4 में से कोई ऑप्शन होगा। उसमें बोल रहा है आपकी 10 ml हाइड्रोकार्बन को जब आप कंबशन करते हो तो 55 ml क्या चाहिए मेरे को? O2 चाहिए। 40 ml क्या मिल रहा है? CO2। आपका काम है यहाँ पे कि पहले हाइड्रोकार्बन का कंबशन का रिएक्शन लिखो। लेकिन हाइड्रोकार्बन का कंबशन का जब रिएक्शन लिखोगे यहाँ पे, आपको हाइड्रोकार्बन व्हाट शुड बी नंबर ऑफ कार्बन यू डोंट नो, व्हाट शुड बी नंबर ऑफ हाइड्रोजन यू डोंट नो, तो यू हैव टू राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ CXHY, जो मैंने पहले बता दिया था। तो CXHY के टर्म में O2 को भी आप एक्सप्रेस करोगे XNY के टर्म में, HCO2 बनेगा। अब Y/2 क्या बनेगा आपका? वो वाटर बनेगा। पहले आप इक्वेशन लिखो, फिर मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करोगे। पहले इक्वेशन लिखो आप। जैसे इक्वेशन लिखोगे अपने आप समझ में आ जाएगा, चेक कर लो आप। इक्वेशन लिखो। इक्वेशन जैसे लिखोगे अपने आप वहां पे एक्स का वैल्यू आ जाएगा और किसका वैल्यू आ जाएगा? वाई का। तो पहले इक्वेशन लिखो आप। मैंने एक कंबशन का रिएक्शन करवाया था CXHY। अभी क्या करो बेटा, मैं बता रहा हूँ। एफर्ट जो लेते हो उसको स्क्रीनशॉट लेके कभी ग्रुप में भी डाला करो, उस समय एक्टिवनेस देखते हैं बच्चा का। देखो देखो हाइड्रोकार्बन लेट कर लिया मैंने, CXHY है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप देखना कि आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं दिया तो रिएक्शन तो आप नहीं लिख पाओगे। आपको क्या करना, मैंने पहले बता दिया, इडियोमेट्री में जितना भी क्वेश्चन आता है उसका मेन टारगेट क्या होता है? फॉर्मूला फाइंड करवाना। मैंने क्या बोला कि आपको पता है कि वहां पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, लेकिन व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड, उसके लिए हम इडियोमेट्रिक हेल्प लेते हैं। आई बात समझ में? इडियोमेट्री का मेन टारगेट जो था वो फॉर्मूला फाइंड करना है। इसीलिए केमिस्ट्री में जब भी क्वेश्चन देखोगे इडियोमेट्री से, तो आपको या तो मिक्सर का कंपोजिशन बोलेगा या तो फॉर्मूला बोलेगा। कर लेंगे। तो आप यहाँ पे CX, आपको मैंने रिएक्शन बैलेंस करना बताया था, ये गैस ही हमेशा होगा, हाइड्रोकार्बन जब भी मिलेगा गैस मिलेगा। आपको मैंने बोला था कि इसको गैस में रखो। X+Y/4, मैं दोबारा नहीं बोल रहा हूँ इसीलिए मैंने लिख दिया O2 गैस। याद करो बैलेंस करना बताया था मैंने। फिर आपका क्या आएगा? XCO2 क्या आ जाएगा आपका? गैस। और Y/2 क्या हो जाएगा? H2O। लिक्विड लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे? लिक्विड। अब देखो क्या होगा यहाँ पे। अगर इसका 1 वॉल्यूम लेंगे तो इसका कितना आ जाएगा? एक्स प्लस, कॉफिशिएंट कितना है O2 के पीछे? X+Y/4। तो आप अगर X+Y/4 वॉल्यूम किसका लेना पड़ेगा आपका? O2 का। एक्स वॉल्यूम किसका आ जाएगा? CO2। ये समझ में आई बात? अगर मेरे को बोलेगा कि आप 10 ml लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे तो बोलेगी 10 ml लो, तो 10 ml लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? X+Y/4 इंटू 10 ml। ये कितना लेना पड़ेगा आपको? ऑक्सीजन। और 10x आपको क्या मिलेगा? CO2। क्योंकि देखो अगर इसका देखना, चेक करना। अब देखो यहाँ पे क्लियरली है, इफ यू आर कम 1 ml of the CXHY, then definitely you have to take the XML of, definitely you'll get the XML of CO2। ये तो पता चल रहा है आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। अब देखो ना, वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना है? 40 ml दिया ना आपका। तो बताइए, तो 10x इक्वल टू कितना होगा? 40। x इक्वल टू कितना मिला? 4। ये तो फॉर्मूला में पता चला कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4 तो होना चाहिए। नहीं, फॉर ऑक्सीजन जाएंगे। बताइए ऑक्सीजन कितना कंज्यूम कर रहे हैं? 55 ml।
तो 50 ये देखो 10 ml को कंबशन की 10 ml को कंबशन के लिए डेफिनेटली यू हैव टू यूज दिस ml ऑफ द ऑक्सीजन, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस ml मस्ट बी इक्वल टू 55। हम मैंने क्या बोला था, इसमें लिमिटिंग एजेंट हमेशा होता है हाइड्रोकार्बन। मैंने बोला था ना आपको, लिमिटिंग एजेंट हमेशा क्या होगा, हाइड्रोकार्बन। तो आप 10 ml ले रहे हो तो उसके लिए इतना ml चाहिए, किस क्या, 42। तो दिस वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू 55, क्योंकि आप जो वॉल्यूम आप 55 में ले रहे हो तो कंप्लीट कंबशन के लिए ले रहे हो। तो आप क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, x+y/4 into 10 equal to 55। we know the value of x, so what's the value of y? y कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो बताइए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, C4H6। आई बात समझ में, कैसे करेंगे? ये किसका आपने देखा, इडियोमेट्री का। जो पर्टिकुलरली जो एडवांस के लिए प्रिपरेशन करते हो उनके लिए इडियोमेट्रिक और भी क्वेश्चन मैं लाऊंगा, वहां पे क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट वे से आएगा। जैसे मैंने आपको बताया था वॉल्यूम कंट्रैक्शन बताऊंगा वहां पे, फिर उसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से पास करेंगे तो फिर क्या होगा, ये सब सारा वहां पे बताऊंगा जेई एडवांस की क्लास में। ठीक, अभी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखो कि इडियोमेट्रिक पे कैसे वर्क करते हैं, कर लेंगे। वैसे ही मैंने क्या लिया था देखो, समझ में आई है? फिर देखो उसके नीचे जो क्वेश्चन देख रहे हो, ये जो क्वेश्चन है वो भी उसी पे बेस्ड है। देखो, देखो ये भी उसी पे बेस्ड है। मान लो कि मैंने अगर ये 1 क्वेश्चन लिया आज के लिए, तो मैं ये 2 क्वेश्चन करो उसी पे बेस्ड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है। द रेशियो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया आपका CXH वो जेड इज, मतलब यहाँ पे कार्बन क्या होगा x, हाइड्रोजन कितना है y, ऑक्सीजन कितना है z। उस कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन का मास रेशियो दे 6:1, तो मोल रेशियो क्या हो जाएगा, 6:1 आपका मास रेशियो है। मोल रेशियो हो जाएगा 1:2, चेक कर लो। कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 6/12:1/1, तो कितना हो जाएगा, 1:2। इसका मतलब एक्स वाई का रेशियो क्या आ गया, 1:2। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x। वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है, इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अबव कंपाउंड कंटेन द, वो मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन है, contain the as much oxygen as required to burn one molecule of CXHY। मतलब CXHY के एक मॉलिक्यूल को बर्न करने के लिए जितना आपका ऑक्सीजन एटम चाहिए, उसका हाफ ऑक्सीजन एटम इस कंपाउंड के पास है। मतलब CXHY OZ जो कंपाउंड है, उसमें जो ऑक्सीजन एटम है वो जितना ऑक्सीजन एटम CXHY को कंबशन के लिए चाहिए, उसका हाफ एटम है। मान लो CXHY को कंबशन के लिए चाहिए 10 एटम किसका, ऑक्सीजन का, तो इसके पास कितना होगा, 5। CXHY को कंबशन कर लेके चाहिए मान लो कि 100 एटम, तो इसके पास कितना एटम है, 50। ये बोल रहा है आपको। अब इसके बेसिस पे आपको बोल रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। करोगे, ये कर दो, यही काम करता हूँ, खुद से करके लाओगे, बनाओगे तो बहुत सिंपल है। कितना हो जाएगा, CXH2। तो इसमें एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है। एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करके देखो वहां पे क्या आएगा। आर्यन कर रहे हो आप, बताइए। हाँ सर, कर रहा हूँ। अनुष्का भी कर रहे हो, श्रेया बताओ कर रहे हो बेटा आप? हाँ सर। बेटा इसमें कुछ नहीं, इसमें इतना सिंपल क्वेश्चन है, आप आईक्यू चेक कर रही है और कुछ नहीं। ये एक पूरा रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, ये बहुत रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। ये आपका आईक्यू चेक कर और कुछ नहीं कर रही है। ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा तो आपका आईक्यू खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सीख रहे हो, सीखने की जर्नी में होता है ये सब। तो ये देखो, ये CXHY OZ है आपका 6:1। थोड़ा लगाओ ना, थोड़ा सोचो ना क्या हो सकता है। पहली बना रहे हो खुद से, ये कर दो इसको, एक बार थोड़ा ट्राई करो। 2 मिनट में देता हूँ, 2-3 मिनट ट्राई करो आप, फिर मैं करवाऊंगा आपको क्वेश्चन।
इतना प्रैक्टिस कर लो इधर, तो आगे के क्वेश्चन जब भी आएगा ना प्रॉब्लम दूसरा दूसरा चैप्टर में, तो बोला ये तो कुछ नहीं, वहां तो हम लोग बहुत प्रैक्टिस किए। ठीक, इसलिए क्वेश्चन से डरोगे नहीं। बोल रहा हूँ कि जादवपुर में अगर कंप्यूटर साइंस मिल गया, आईटी के इक्विवेलेंट है, याद रखना। जादवपुर में कंप्यूटर साइंस पढ़ना इतना ईजी नहीं है। जादवपुर में कंप्यूटर साइंस लेने के लिए वो रैंक चाहिए। अगर आईटी में किसी को मैकेनिकल मिलता है ना, तो जादवपुर में सीएस लेके बैठ जाता है, केमिकल लेके बैठ जाता है। जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो कुछ डिपार्टमेंट है इक्विवेलेंट टू द आईटी। बहुत अच्छा प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा था, एल्यूमिनाई भी बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा कॉलेज है। तो देखो, इसमें सबसे पहले देखो सी एक्स और एच वाई और ओ जेड है आपका। तो आपके पास दो ऑप्शन है कि पहले इसको देखो। सबसे पहले अगर आपके पास बैलेंस इक्वेशन रहेगा ना, तो कोरिलेट कर लोगे इजीली, राइट। आपको देखो ये बैलेंस इक्वेशन नहीं भी है, तो एक काम करो, ये मान लो कि मैंने सी एक्स एच वाई ओ जेड है, ठीक। इसमें बोल रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो, ये मोल रेशियो मैं बोल रहा हूँ, किसका रेशियो बोल रहा हूँ, मोल रेशियो। ये मोल रेशियो लेंगे तो 6/12 हो जाएगा, इज टू 1/1, दैट इज द 2:2 क्या हो जाएगा वैसे बताइए, 1:2 क्या हो जाएगा, 2। ये समझ में आया कैसे किया मैंने। जैसे वॉल्यूम रेशियो देता था मैं वैसे ही रहने देता। वॉल्यूम रेशियो मोल रेशियो क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पे किसका रेशियो दिया था, मास। द फर्स्ट नीड टू द कन्वर्ट इनटू द मोल्स। कर लिया आपने, तो बता दो एक्स बाय वाई का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, 1/2। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x, ये तो पता चला। आप बता दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जा रहे हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है आपका, देखो एक दूसरा कंपाउंड दिया था जिसमें क्या दिया था आपका, CXHY। तो देखो CXHY को जो कंबशन करते हैं आप वहां पे, तो XCO2 निकलता है, y/2 क्या हो जाएगा, H2O। यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो देते हैं, X प्लस Y/, क्या होता है आपका, 4। आप बताइए अगर आपके पास 5 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होगा तो एटम कितना होगा, 10। आपको अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मतलब हो तो O2। अगर मैंने आपको 5 मॉलिक्यूल दिया तो इसका मतलब यू हैव ऑलरेडी 10 एटम्स। अगर आपको एक मॉलिक्यूल देंगे तो आपके पास कितने एटम्स है, 2। अगर आपके पास 10 मॉलिक्यूल देंगे तो आपको कितना एटम मिलेगा, 20। आपका ये जो लिए तो मॉलिक्यूलर फॉर्म, ये तो मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल से बोल रहा है ऑक्सीजन का। एटम कितना होगा उसका, डबल। एटम क्या होगा उसका, डबल। लेकिन उसका हाफ ही लेना आपको। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है ये कि जेड जो होना चाहिए, दैट शुड बी हाफ ऑफ 2x प्लस y/2। अब लोग ये कैसे, तो देखो इसमें दो है तो दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आ जाएगा, और उसका हाफ ही तो बोल रहा है लेने के लिए आप। जेड क्या है, हाफ ऑफ द ऑक्सीजन एटम रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन ऑफ द CXHY, यही बोल रहा था ना आपका। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे करेंगे हाफ, तो ये जैसे आप करोगे तो XY क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा बेटा, बता दो, y/4 हो जाएगा। XY का रिलेशन है कि नहीं, x लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2x/4 कर देंगे, ये जैसे 2 हो जाएगा 3x/2 हो जाएगा कि नहीं, बताओ क्या आ गया जेड। अब बता दो, एक्स वाई जेड, कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो लेंगे अब। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, बताओ कार्बन कितना था, एक्स लिए थे, ये क्या लिए थे आपने, 2x। ये कितना लिए, ये कितना रहा बताइए, 2:4:3। आ रहा है आपका, तो बताइए क्या फॉर्मूला आ गया, C2H4O3। आई बात समझ में, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड। ये थर्ड। क्वेश्चन जैसा बोल रहा था वैसे ही मैंने किया। इसका अल्टरनेटिव दूसरा भी मेथड हो सकता है, होता है इसे, और भी मेथड्स बना सकते हैं। मैं ड्योमेट्री पढ़ा है इसलिए ड्योमेट्री पे मैंने वर्क किया। किसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया था आपने,
एक्स प्लस वाई बाय फोर आपने लिया था, एक्स प्लस वाई बाय फोर लिया था। आप तो वही है ना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में होता दो एटम, एटम को हाफ करेंगे तो मॉलिक्यूल ही निकल जाएगा ना वो। एक मॉलिक्यूल में कितना था, दो एटम, तो इसीलिए आपने ऑक्सीजन एटम फाइंड करने के लिए टू से मल्टीप्लाई किए। आप बोल रहे हो उसका हाफ लेना है, तो फिर लिटरली आप कितना मॉलिक्यूल ले रहे हो उसी पे आ गया ना वो। देखो यहाँ पे, देखो तो यहाँ पे इसको वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई बाय फोर आ रहा है कि नहीं, वहां तो एक्स प्लस वाई बाय फोर था कि नहीं। आई बात समझ में, तो आपने यहाँ पे क्या फाइंड किया, आपने इसको पहले एटम में फाइंड कर दिया और एटम को डिवाइड किया केस टू से, तो ये क्या दिखा रहा है आपका, बता दो ये क्या दिखा रहा है आपका, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल को आप टू से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एटम्स। और उसका बोल रहे कि हाफ होना चाहिए जेड, तो मैंने टू कर दिया, तो बताओ क्या हो जाएगा आपका, अल्टीमेटली तो वही वैल्यू रहेगा ना। आई बात समझ में, तो मैंने क्या किया, एक्स वाई जेड को सबको रिलेटिव टर्म में निकाल के वैल्यू फाइंड कर लिए, तो कितना हो जाएगा, सी टू एच फोर ओ थ्री। कर लोगे यहाँ पे। अब देखो, अब ये कंसंट्रेशन यूनिट्स पे ही है आपको। कंसंट्रेशन यूनिट्स में मैंने क्या बताया था, सुनो, कंसंट्रेशन यूनिट किसका बताया था मैंने, सॉल्यूशन का। बेटा होता क्या है, एक नॉर्मल बता रहा हूँ आपको, कि जैसे मान लो ये सैनिटाइजर मैं रखा हूँ, तो इसका एक लेवल लगा रहता है। लेवल जब पढ़ोगे तो देखना वहां पे मास परसेंटेज या मास का वॉल्यूम परसेंटेज या मोलर नॉर्मल ऐसे करके कंपोजिशन दिया रहता है कि नहीं। तो एक्चुअली क्या होता है कि मार्केट में जब हम लोग मेडिसिन खरीदने जाते हो या कोई कॉस्मेटिक आइटम लेते हो या कुछ लिक्विड खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो, तो उसमें लेवल रहता है, वो मार्किंग रहता है, लेवल कितना परसेंटेज क्या है इस मिक्स के, होता है कि नहीं। तो सिमिलरली क्या होता है कि सॉल्यूशन जब होता है तो सॉल्यूशन होता है एक होमोजेनियस मिक्सचर। ये सॉल्यूशन है तो ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है। आप इसके किसी भी पार्ट पे जाओ, कंपोजिशन क्या मिलेगा आपको, सेम, तो उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। मिक्सचर हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, होमोजीनियस भी हो सकता है, लेकिन सॉल्यूशन क्या होता है आपका, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस नहीं होता है। याद रखोगे ये, तो आपको पता चला सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस। समझ में आई। अब क्या होता है कि इसमें मान लो कि एक सॉल्यूशन में डेफिनेटली सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपने डिजोल्व कर रखा है, तो हाउ टू एक्सप्रेस दैट वैल्यू, उस वैल्यू को कैसे एक्सप्रेस करोगे, तो उसके लिए नीड होता है कंसंट्रेशन यूनिट्स का। आई बात समझ में, किसका नीड्स होता है, कंसंट्रेशन यूनिट्स का। इसीलिए कंसंट्रेशन यूनिट्स आपका क्या होता है कि कहीं भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट को एक्सप्रेस करने के लिए आपको हमेशा किसका हेल्प लेना पड़ेगा, कंसंट्रेशन यूनिट्स का। कर लेंगे, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन यूनिट में सबसे पहला जो कंसंट्रेशन यूनिट में पढ़ाने जा रहा हूँ, वो बता रहा हूँ आपका मास परसेंटेज। मास बाय मास अगर मान लो मैंने लिया तो ये क्या होगा, मास परसेंटेज। एम बाय डब्ल्यू लिए तो मास बाय मास परसेंटेज ये हुआ। मास परसेंटेज क्या होता है, सुनो, देखो, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट dissolve in how many grams of solvent, a solution। तो मास किसका होगा आपको बताइए, सॉल्यूशन का, इनटू क्या होगा, 100। बेटा परसेंटेज का मतलब ही होता है आउट ऑफ 100। कहीं भी क्वेश्चन जब देगा आपको, मान लो कि बोलेगा 9.8% बाय मास, इट मीन्स 9.8 ग्राम डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट नहीं, 100 ग्राम किसमें है, सॉल्यूशन में वो। देखो, एक एग्जाम्पल लेके जाते हैं, देखो, मान लो 4% सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो 4% लिए, ब्रैकेट में क्या लिख देगा, देखो, बाय मास, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन मींस, इसका मतलब होता है कि 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। आई बात समझ में, मींस 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन।
बताओ सॉल्यूशन में तो दो ही कंपोनेंट है, एक आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक वाटर। If you have the 100 gram of solution, then definitely that solution contain the 4 gram of sodium hydroxide and 96 gram of water. आई बात समझ में? आई बात समझ में आपका? तो ये 4% का मतलब क्या होगा? 4 ग्राम डिजोल्व इन 100 ग्राम solution या solvent? Solution. If the solution contain only the two component, अगर एक आपका 4 ग्राम लिया आपने आउट ऑफ 100, तो रिमेनिंग क्या होगा? 100 माइनस कर लोगे ये, तो ये होता है मास परसेंटेज। इसमें क्या होगा? वॉल्यूम मैंने कहीं पे टर्म नहीं लिया। वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। लेकिन यहाँ पे मैंने वॉल्यूम नहीं दिया, तो ये जो यूनिट्स होता है कंसंट्रेशन के, ये क्या होता है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। आप टेम्परेचर कुछ भी लो, मास परसेंटेज कभी चेंज होने वाला आपका नहीं है। तो लिख लो यहाँ पे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। बता देता हूँ। देखो वॉल्यूम किस पे डिपेंड होता? टेम्परेचर पे। अगर ये मास में वॉल्यूम होता तो डेफिनेटली टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा? चेंज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो कंसंट्रेशन यूनिट्स भी इंक्रीज हो जाएगा आपका। अगर किसी का मास में वॉल्यूम आपने लेबलिंग कर रखा है, तो डिफरेंट टेम्परेचर पे उसका लेबलिंग क्या होगा? चेंज हो जाएगा। लेकिन किसी का मास परसेंटेज अगर लेबलिंग करके रखा है, तो किसी भी टेम्परेचर पे जो क्या होगा? परसेंटेज सेम होगा। तो इसीलिए बोलते हैं मास परसेंटेज। याद रखोगे? नेक्स्ट लिखो। सेकेंड लिखो आप यहाँ पे, वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? देखो, volume of one component, that component should be in a small amount या large amount? स्मॉल जो होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या कर देंगे आप? 100। आई बात समझ में? जैसे देखो 20% बाय वॉल्यूम, C2H5OH, ये लिक्विड होता है। डिजॉल्व इन, ऐसे लिखो, एक्वस सॉल्यूशन मींस कितना ml होगा बताइए बेटा? इथाइल अल्कोहल या 20 ml। C2H5OH क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। तो इसका मतलब होता है 20 ml आपका डिजॉल्व है 100 ml में। आई बात समझ में? 20 ml किसमें होगा? 100 ml में। ठीक। अब लिखेंगे दैट मीन्स 20 ml ऑफ इथाइल अल्कोहल डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आई बात? कैसे करेंगे? थर्ड लिखो अब। थर्ड जो होगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थर्ड ये सबसे ज्यादा पूछता है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, इसमें मोलर कंसंट्रेशन नॉर्मल में यूज होता है इसका। तो थर्ड लिखो यहाँ पे, मास में वॉल्यूम परसेंटेज, इसको बोलते हैं हम लोग मास में वॉल्यूम। तो मास में वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होगा? सुनो, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब बताइए यहाँ पे होगा मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बेटा याद रखना, आउट ऑफ 100 ml हमेशा सोचना, आउट ऑफ 100 लीटर मत सोचना। क्योंकि लेवलिंग जब किया जाता है तो वो अमाउंट लेके किया जाता है जिसको हम लोग इजीली मेजर कर सकते हैं। 100 लीटर के एक बार टैंक लेना पड़ेगा। और क्या करोगे? टैंक के ऊपर जंप करके देखोगे कितना लेवल, कितना लेवलिंग होगा। ये लेवलिंग हमेशा एक सैंपल पे किया जाता है, 100 ml का सैंपल लिया जाता है। इसलिए कभी भी अगर मास में वॉल्यूम परसेंटेज दिया रहेगा
या वॉल्यूम परसेंटेज देगा तो आउट ऑफ 100 ml ही सोचना आप। कोई कोई स्मार्ट बन जाता है, सर 100 लीटर क्यों नहीं ले सकते हैं? लेने के लिए तो हम 1000 लीटर भी बोल सकते हैं, लेकिन आप मेजरमेंट्स करने जाओगे तो क्या करोगे? आप कहीं पे मान लो केमिस्ट्री या कुछ भी होता है, तो लैब में कहीं पे फैक्ट्री होता है, तो फैक्ट्री का क्या होता है, जितना सैंपल बना रहता है पूरा सैंपल लेके चला जाता है अपने लैब में। एक सैंपल थोड़ा सा लेता है वहां पे 2 ml 3 ml या 100 ml के लेके उसका टेस्ट करने जाता है, जाता है कि नहीं? तो इसीलिए मेजरमेंट्स होता है आउट ऑफ 100 ml। तो देखो, देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 6% मास पे वॉल्यूम। देखो M/V लिखा रहेगा तो इसका मतलब समझना मास पे वॉल्यूम। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन means how many grams of sodium hydroxide? Sodium hydroxide dissolve in 100 ml of। बताओ, मास पे वॉल्यूम परसेंटेज में अगर ये पता चल गया आपको कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन पता कर ली, तो 1000 ml में कितना डिसॉल्व होगा नहीं पता कर लोगे? बताओ, तो 100 ml में अगर 6 ग्राम डिसॉल्व है तो 1000 ml में कितना होगा? 60 ग्राम। और 60 ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर सकते हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास क्या होता है? 40। 60/40 क्या होगा? मोल्स। 60/40 जो मोल्स होगा वो डिजोल्व कहाँ पे आपका? 1 लीटर में। 1000 ml का मतलब क्या था? 1 लीटर। उसी को बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर। चलो एक काम करो, मास में वॉल्यूम परसेंटेज है समझ में? मास में वॉल्यूम परसेंटेज समझ में आया? M/V लिखा रहेगा तो आप सिंक करना है कि दैट अमाउंट ऑफ सॉलिड डिजॉल्व इन हाउ मेनी ml ऑफ सॉल्यूशन? 100 ml। मास परसेंटेज का मतलब दैट अमाउंट ऑफ सॉलिड डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब होता है दैट ml ऑफ सॉल्यूशन डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ दैट ml ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये जो ये बाय वॉल्यूम परसेंटेज लेवलिंग तभी होगा जब दो लिक्विड्स का मिक्सचर होगा। एक सॉलिड को अगर डिजोल्व करोगे लिक्विड में तो उसका लेवलिंग या तो मास परसेंटेज में होता है या तो मास पर वॉल्यूम में होता है। वॉल्यूम परसेंटेज सिर्फ होता है मिसेबल लिक्विड के लिए, मतलब अल्कोहल को जब वाटर में डिजोल्व करोगे तो वहां पे लेवलिंग होता है किसमें? वॉल्यूम परसेंटेज में। आई बात समझ में? अल्कोहल को वाटर में डिजोल्व करोगे तो वॉल्यूम परसेंटेज। मान लो कि जैसे फॉर्मेलिन होता, फॉर्मेलिन होता फॉर्मिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड, तो फॉर्मिक एसिड को वाटर में डिजोल्व करोगे तो मिसेबल लिक्विड्स होता है, तो वहां पे क्या होगा आपका? वॉल्यूम परसेंटेज आएगा। और जब सॉलिड कंपोनेंट को डिजोल्व करोगे लिक्विड में तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा? मास पे वॉल्यूम या मास परसेंटेज। तो फर्स्ट एंड थर्ड जो होता है वो सबसे ज्यादा यूज होगा आगे केमिस्ट्री में। कर लेंगे, नेक्स्ट लिखो। फोर्थ लिखो। मोल फ्रैक्शन। काय से डिनोट करते हैं मोल फ्रैक्शन को? मोल फ्रैक्शन क्या होता है सुनो। अगर आपके, सुनो एक सिंपल थ्योरी बताता हूँ कि एक क्लासरूम में लेट कर लो कि दे आर द 20 स्टूडेंट्स, राइट? यू आर आल्सो इन दैट स्टूडेंट, यू आर आल्सो, आपको भी इंक्लूड करके मैंने 20 स्टूडेंट बोला। लेट कर लो कि 20 स्टूडेंट का जो ग्रॉस मास है वो आप फाइंड कर लोगे सबके मास को ऐड करके। और आपके मास से अगर टोटल स्टूडेंट के ग्रॉस मास को अगर डिवाइड कर दूंगा तो मास फ्रैक्शन होगा कि नहीं? फ्रैक्शन का मतलब होता है आउट ऑफ वन। फ्रैक्शन का मतलब होता है आउट ऑफ वन। परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। तो जब परसेंटेज का बोलोगे ना तो सबका परसेंटेज को ऐड करोगे ना तो 100 ही मिलेगा आपको। कोई मिक्सर मान लो 3 कंपोनेंट है और सबका आपने परसेंटेज लेवलिंग कर रखा है, और तीनों का परसेंटेज को ऐड करोगे तो 100 ही मिलेगा। सिमिलरली किसी मिक्सचर में अगर 3 कंपोनेंट्स है या 2 कंपोनेंट है, सबका अगर आपने मास फ्रैक्शन फाइंड किया है और सबके मास को फ्रैक्शन को ऐड करोगे तो 1 मिलेगा। सिमिलरली किसी भी मिक्सचर में अगर सबका मोल फ्रैक्शन आपने फाइंड कर लिया, सबको ऐड करेंगे तो वैल्यू कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। फ्रैक्शन का मतलब ये होता है आउट ऑफ वन। अब मास देखो, आपके मास से अगर मैंने टोटल स्टूडेंट को मास को डिवाइड कर दिया तो वो क्या होगा? मास फ्रैक्शन। और उसी को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास परसेंटेज। आई बात समझ में? सिमिलरली क्या होगा, किसी मिक्सर में आपका क्या होगा? सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा, या कोई मिक्सर होगा, उसमें से एक जो मिक्सर में से किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को मोल्स को अगर टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा? मोल फ्रैक्शन। और उसी को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? मोल परसेंटेज।
अगर टोटल वॉल्यूम से अगर किसी के वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, मोल वॉल्यूम फ्रैक्शन, उसी को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मोल परसेंटेज, ये सॉरी वॉल्यूम परसेंटेज। आप हमेशा याद रखना कि मोल्स ऑफ द पर्टिकुलर कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स वॉल्यूम, ये क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। आई बात समझ में। तो मोल फ्रैक्शन जो होता है ये सब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि वॉल्यूम तो मैंने कहीं बोला ही नहीं है आपको। तो लिखो यहाँ पे, लिखो यहाँ पे, लेट कर लो, a solution containing Na moles of A लेट कर लो, मैंने सॉल्यूट लिया, एंड बी मोल्स ऑफ बी, बी लेट कर लो, मैंने यहाँ पे सॉल्वेंट लिया। तो मैंने लेट कर लिया सॉल्यूशन कंटेनिंग Na मोल्स ऑफ ए एंड बी मोल्स ऑफ बी। तो बताओ तो टोटल मोल्स कितना हो जाएगा। आई बात समझ में। अब मोल फ्रैक्शन के एक से याद रखिएगा, मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स। देखो टोटल मोल्स और मिक्सर को से डिवाइड करेंगे किसी का मोल्स के एक कंपोनेंट का, तो क्या मिलेगा आपको, मोल फ्रैक्शन। आप सबका नहीं फाइंड कर लोगे। आई बस मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट हुज मोल फ्रैक्शन यू हैव टू फाइंड डिवाइडेड विद द टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। आई बात समझ में। तो उसी को मोल फ्रैक्शन होगा। तो बताइए काई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, बताइए, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। काई बी बेटा क्या हो जाएगा बता दो, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। देखो तो यहाँ पे इक्वेशन इसको वन लिए, इक्वेशन टू लिए, इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू करो, इक्वेशन वन लिए इक्वेशन टू लिए, अगर काई ए प्लस काई बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन। और काई ए और काई बी का रेशियो ले लो, देखो तो मोल फ्रैक्शन रेशियो मोल रेशियो हो रहा है कि नहीं। टोटल मोल दोनों के लिए तो डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा, तो मोल फ्रैक्शन रेशियो क्या होगा, मोल रेशियो। अगर आपको कहीं पे मोल रेशियो 1:2 होगा तो मोल फ्रैक्शन भी 1:2 होगा। मोल रेशियो अगर 1:1 होगा तो मोल फ्रैक्शन भी 1:1 होगा। सही बात समझ में। तो लिख लो यहाँ पे दो तीन पॉइंट, ये से याद रखना आप। मैंने पहले ही बता दिया फ्रैक्शन क्या होता है हमेशा, वन। आई बात समझ में। कितना भी मोल फ्रैक्शन ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, वन। था मैंने दो कंपोनेंट लिया था, दो कंपोनेंट के लिए बता रहा हूँ वन। थ्री कंपोनेंट लेंगे, तीनों का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होगा, वन। फिर सेकंड याद रखिएगा, काई ए अपॉन काई बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन अब क्या होता है बताइए, मोल फ्रैक्शन रेशियो मोल रेशियो सेम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर आपसे कोई बोलेगा मोल फ्रैक्शन रेशियो इक्वल टू क्या होता है बेटा बताइए, मोल रेशियो। यानी कोई प्रॉब्लम नहीं ना होगा यहाँ पे। अगर ऐसा दे Na बाई Na प्लस बी तो वो काई नहीं होगा। काय Na बाई Na मतलब पूरे सॉल्यूशन, एक कंपाउंड का पूरे सॉल्यूशन का कंपाउंड का नहीं, मिक्सर का। कंपोनेंट का मोल रेशियो भी है, हम्म। तो वही काई। काई का मतलब क्या होता है, देखो मान लो कि आपने काई, काई क्या लिए, मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन मोल फ्रैक्शन, ये अपॉन टोटल मोल्स ऑफ ऑल मिक्सर। तो जिसका आपने न्यूमरेटर में रखा मोल, उसी का वो मोल फ्रैक्शन है। तो मैंने रखा मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ ए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा। मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, तो मोल फ्रैक्शन किसका होगा, बी का। हुज मोल्स यू आर टेकिंग इन न्यूमरेटर, उसी का मोल फ्रैक्शन है। देख रहे हो ना मोल फ्रैक्शन किसका लिख रहे हो, देखो यहाँ पे किसका मोल्स है, तो का ये लिखा, मैंने लिखा मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट हुज मोल फ्रैक्शन यू हैव टू फाइंड अपॉन टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर। मैं आपका मास फ्रैक्शन निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, आपका मास अपॉन टोटल मास। मैं किसी दूसरे स्टूडेंट का मास मान लो फाइंड करना है तो क्या करेंगे,
मास ऑफ दैट स्टूडेंट अपॉन टोटल मास। आई बात समझ में? मोल फ्रैक्शन आई बात। ये भी क्या होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है ये। ठीक, देखो दे रहा हूं। कंटेनिंग 6% यूरिया aqueous solution. Find the mole fraction of urea. बताइए सॉल्यूशन में how many components are there? 2 component। AQ का मतलब होता है aqueous solution। तो 2 कंपोनेंट है, कौन कौन कंपोनेंट है आपका? यूरिया और कौन है? वाटर। अब यहाँ पे भी है कि 6% बाय मास ऑफ यूरिया aqueous solution, find the mole fraction of urea। सॉल्यूशन में आपका 6% में मास क्या है? यूरिया। रिमेनिंग मास किसका होगा? वाटर। फाइंड करो, फाइंड करो मोल फ्रैक्शन, फाइंड करके दिखाओ। यूरिया का मोलर मास होता है 60। यूरिया का मोलर मास क्या होता है? 60। यूरिया क्या होता है? देखो यूरिया क्या होता है, ये NH2, NH2, ये यूरिया, इसका मोलर मास होता है 60 ग्राम पर मोल। तो आप मेरे को फाइंड करके दिखाओ मोल फ्रैक्शन कितना होगा। पहले मोल्स दोनों का फाइंड कर लो बेटा इंडिविजुअली।